माँ, दिनों दिन आपके खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं कि पेड़ हिलाओ और पैसे बटोर लो। मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर पैसा आता है। समझिए आप। अनिकेत बड़े ही तैस में माँ से कहा जा रहा था। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, मेरी ज़रूरत तुम्हें फालतू खर्चा लग रहा है। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। कैसे तेरे पापा ने और मैंने दूसरों के खेत जोतने का काम किया ताकि 2 वक्त की रोटी तुझे खिला सकूं। इतना ही नहीं, तेरे पापा ने दूसरे की अनाज वाली बोरी मंडी तक में बेचने ले जाते थे। तुझे पढ़ाने लिखाने की खातिर हम लोग ने खेत खरीदे, जिससे तेरी पढ़ाई में पैसों की वजह से रुकावट ना आए। और तू आज मेरे लिए मेरी ज़रूरतों को फिजूल के खर्च कह रहा है। मुझे चश्मे की ज़रूरत है। अगर उसकी डंडी ना टूटी होती तो अभी नया बनवाने को नहीं कहती। कम से कम उसी की दूसरी डंडी ही लगवा दे। उसकी वजह से ना तो चश्मा लग पा रहा है, ना ही सिर दर्द दूर हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चक्कर खाकर कहीं गिर न जाऊं। मैं संभल संभल कर चल रही हूं। अच्छा माँ, ठीक है, शाम को लौटते हुए लेता आऊँगा, अनिकेत ने बेरुखी से कह दिया। अब उसके ऑफिस में फ़ोन लगाकर कावेरी जी पूछती हैं, बेटा अनिकेत, तू डॉक्टर के यहाँ मेरा नंबर लगवा दे या उसका फ़ोन नंबर दे दे ताकि सिर दर्द का इलाज करवा लूँ। मुझे लग रहा है कि दोबारा से टेस्ट करवा लूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा। तब उनका बेटा अनिकेत बहुत उखड़े स्वर में कहता है, अरे माँ, क्या ऑफिस में फ़ोन लगाकर परेशान कर रही हो? तुमसे ये भी नहीं होता कि ड्रायर में डॉक्टर का नंबर खुद से देख ले? अगर नहीं तो इतना तो आकांक्षा को ही बोल देती, पर यह भी नहीं होता आपसे। आपको तो मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए, जैसे मुझे परेशान करने में आपको मज़ा आता है। बेटा सुन तो मेरी पूरी बात। वो पूरी बात ही बिना कह पाती वो फ़ोन रख देता है। बहू से वो कुछ बोले, उनकी इतनी हिम्मत कहाँ थी। अनिकेत ने आकांक्षा को सिर पर इतना चढ़ा लिया था कि कावेरी जी बहू से बात करना ही पसंद नहीं करती थी। वो घर के काम किसी को बिन बोले कर देती थी। वो अनिकेत के मन का हमेशा खाना बनाती थी, साथ ही उसकी ज़रूरतों से पहले उसके काम कर देती थी। पर आकांक्षा को क्या, उसे उनके आने से सहूलियत ही थी। जिम्मेदारी तो कावेरी जी घर की निभा रही थी। मजाल है कि कहीं धूल का नाम निशान दिख जाए। फिर भी अनिकेत और आकांक्षा उनका कभी कोई एहसान नहीं मानते। जब से शहर आई तो पति की यादों से दुखी नहीं रहना चाहती थी। बस वो बिजी रहकर अपने दुख दर्द को भूलना चाहती थी। बहू भी ऐसी मिली कि कुछ पूछो ही मत। वो तो एक की 4 सुनाने वालों में से थी। खैर, उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उन्हें माइग्रेन की शिकायत थी। अगर चश्मा ना लगाए तो सिर भारी सा हो जाता। इससे बहू बेटे को क्या मतलब। घर मकान भी उसके नाम हो चुका था। पति के गुजरने के बाद अनिकेत माँ को शहर ले आया और उनसे मकान खेती के पेपर पर जब साइन चाहिए तो कहा, माँ, यहाँ गांव में अकेले रहकर क्या करेगी? तू मेरे साथ अपने घर में रहना और ठाठ करना। शहर वाला घर वो भी पापा ने दिलाया था, वो भी तो आपका ही है। अनिकेत अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में गांव का घर खेती बिकवा कर ले आया था। अब वो पति के गुजरने के बाद बेटे के साथ रह तो रही थी, पर उनका मन नहीं लगता था। उनसे तो सुकून से मीठे बोलने के लिए कोई था ही नहीं। वो तरसने लगी थी कि कोई उनके पास हंसे बोले, पर ऐसा नहीं हो रहा था। उनसे बहू बराबर का काम कराती, उनके घर के नौकर को देने वाले पैसे भी बच रहे थे। इसीलिए आकांक्षा के लिए सास का आना एक सुखद एहसास बन गया था। सास बहुत काम जो कर लेती थी, वो भी बिना थकान के। उन्हें काम करना बिल्कुल नहीं अखरता था। पर आज उन्हें उनके मनोहर जी की एक बात याद आ रही थी। वो कहते थे, देखो कावेरी, मैं जब तक हूँ तब तक हाथ में रकम रखूँगा, नहीं तो हाथ खाली होते ही कोई इज्जत नहीं रहती है, ना ही कोई साथ देता है। आज कावेरी जी को चश्मा ठीक कराने के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा था, पर करे भी तो क्या करें। उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। वह बेटे के मुंह में खेती मकान बिकवा दिए
और शहर वाला घर भी उसने अपने नाम करा लिया। इस कारण वो बेबस सा महसूस कर रही थी। बहू आकांक्षा की किट्टी थी तो वह तैयार होकर निकल गई। अब तो उनसे जितना काम हो सकता था उन्होंने किया। रात हुई तो बोली, बेटा अनिकेत, मेरा चश्मा बन गया कि नहीं? मेरा सिर बिना चश्मे के बहुत भारी भारी लगता है। तब वो कहने लगा, माँ, मेरे पास एक ही काम नहीं है कि मैं आपका चश्मा बनवाने बैठा रहूं। मेरे पास ऑफिस के अलावा हजारों काम हैं। आप खुद क्यों नहीं चली जाती हैं? खुद भी तो बनवा सकती हैं। तब इतना सुनते ही वो बोली, बेटा, एक तो तूने ना तो चश्मा बनवाया, ना ही मुझे डॉक्टर की पर्ची बताई। नहीं तो मैं खुद ही मेडिकल के सिर दर्द की गोली लेकर आती। आजकल तू मुझे पैसा भी नहीं देता है। अब बता, मैं परेशानी अपनी तुझसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? आखिर बेटा है तू मेरा, बहू तो पराया खून है, उससे क्या उम्मीद करूँ? उसे वैसे भी तूने सर पर चढ़ा कर रखा है। उससे कुछ बात ना करो, वही मेरी बेहतरी होगी, क्योंकि कुछ भी बोलो तो नमक मिर्च लगाकर झगड़ा कर देती है। वो ऐसे ही है। खैर बेटा, तुम मुझे अभी 2,000 रुपये दे दे, जितनी ज़रूरत होगी उतने लगेंगे, बाकी के पैसे वापस कर दूंगी। फिर वह कहता है, ठीक है माँ, कल ले लेना। अब वह रात में जैसे तैसे सो जाती है। अब सुबह बेटे के ऑफिस जाने के पहले पैसा मांगती है। बेटा बुदबुदाहट के साथ कहता है, कहाँ से ले आए हम इस बुढ़िया को? वो सुन लेती है, क्या कहा बेटा? तब वो कहता है, माँ कुछ नहीं माँ। उसके बाद खाने की टेबल पर अनिकेत बैठता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी सुनते हो, क्या हुआ? केरल ट्रिप की टिकट का बुक हो गई थी ना? तैयार भी हो गई हूँ मैं, हम लोग को कब निकलना है? तब कावेरी जी कहती हैं, अरे अनिकेत, तूने बताया नहीं कि तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो? घर में मेड भी नहीं है। तब वह कहता है, माँ तुमसे पीछा छूटे इसीलिए तो जा रहे हैं। इतना सुनकर वो कहने लगती है, अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है तू, मैं तेरी माँ हूँ। तब बहू भी कहती है, माँ जी आप तो हम पर बोझ बन गई हैं, क्या आपकी वजह से घूमना फिरना ही छोड़ दें? ऐसी बोरिंग लाइफ कौन जीता है भला? नित्य दिन आपके खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं डॉक्टर का खर्च, कहीं कुछ मंदिर में दान देने का खर्च, और भी कहीं का खर्च करना हो तो हाथ बढ़ा लेती हैं। मम्मी जी हम लोग आपसे परेशान हो गए हैं। इतनी बात सुनकर वो भी कहाँ शांत रहने वाली थी। उन्होंने भी कहा, मेरे खर्चे तुम्हें दिखते हैं, क्या घूमने जाओगे तो क्या पैसा नहीं लगेगा? वहाँ तुम लोग पैसा पानी की तरह बहा दोगे तो कुछ नहीं, क्या वहाँ खर्चा नहीं होगा? तब उसने कहा, माँ मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं जैसे चाहूँ खर्चा करूँ, इससे आपको क्या? तब उनकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगते हैं। वो भावुक होकर कहती हैं, बेटा तूने आज जो बात कही मुझे दिल तक छलनी कर गई। जब गांव का घर और खेती बिकवानी थी तब तो तेरा दूसरा ही रूप था। मैंने सोचा नहीं था तू भी ऐसे रंग बदलेगा, पर उन्हें अपनी माँ की कहाँ परवाह थी। खैर वो दोनों उन्हें अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। ना तो उनका चश्मा बनता है, ना ही दवा लाकर अनिकेत रखता है, बस पैसे देकर चला जाता है। तब पड़ोस से विजय चाबी देने आता है तो उसकी पत्नी मायके से आने वाली होती है, तो ये सोच कर देना चाहता है कि मेरी पत्नी परेशान ना हो। मेन डोर की चाबी एक ही है, इसीलिए तभी वो पड़ोस में अनिकेत के यहाँ चाबी देने आता है। जैसे ही डोर की बेल बजता है तभी कावेरी जी दरवाज़ा खोलती हैं। उसी समय वो कुछ बोल ही नहीं पाती है कि चक्कर खाकर गिरने वाली ही होती है। वह उन्हें संभालता है, उनके चेहरे पर पानी मारकर सोफे पर बिठाता है और फ़ोन करके वह अपने दोस्त से दवाई मंगवा कर देता है। थोड़ी देर बाद उनसे पूछता है, आंटी जी आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तब वो दुखी होकर कहती हैं, मेरे बेटा मेरी एक नहीं सुनता है। मेरे बेटे ने गांव का घर और खेती बेच दी और ये मकान भी मेरे से अपने नाम करा लिया। अब इसमें मेरा हिस्सा नहीं है तो मैं क्या करूं? तब विजय ने कहा, आंटी जी आप चिंता ना करें, मैं पेशे से वकील हूं, आप चाहें तो अपना घर वापस ले सकती हैं। ये नया कानून बना है कि बेटा यदि बुढ़ापे में
माँ बाप की देखभाल ना करे और दुर्व्यवहार करे तो आप मानसिक प्रताड़ना का केस लगा सकती हैं और आप अपना घर अपने नाम पर वापस ले सकती हैं। अब उन्हें विजय की बात समझ आ जाती है। इस तरह वो अनिकेत के खिलाफ केस लगा देती हैं और विजय उसका चश्मा भी बनवा कर देता है। इस तरह कानूनी प्रक्रिया होने में थोड़ा बहुत समय लगता है। अब अनिकेत और उसकी पत्नी वापस लौटते हैं तो माँ को कमज़ोर और दुखी ना पाकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी माँ दुखियारी होकर बिस्तर पर पड़ी मिलेगी। पर कुछ समय बाद अब कोर्ट से नोटिस के पेपर आते हैं तो वह बेटे को देती हुई कहती हैं, अनिकेत, ये लो कोर्ट से तुम्हारे लिए नोटिस है कि मकान मेरे नाम कर दो, क्योंकि मैंने तुम पर केस फाइल किया है। अब तुम मेरा घर खाली कर दो। इस घर को मेरे नाम कर दो, क्योंकि नए नियमानुसार जो बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करें, उनका खर्च वहन न करें, तब माँ बाप अपना घर वापस ले सकते हैं। इतने में वह एकदम चिल्लाते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? जो घर आपके नाम पर था वो तो मैंने अपने नाम करा लिया है, नामांकन में तो मेरा नाम है। उनकी बातें सुनकर वो कहती हैं, ये नोटिस आया है, उसको पढ़कर जवाब देकर घर खाली कर देना। 1 सप्ताह का समय है, सोच लो कहाँ और कैसे रहोगे। अब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। तब अनिकेत ने कहा, माँ, ये आप कैसे कर सकते हैं? आखिर मैं आपका बेटा हूँ, खून हूँ, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? तब उन्होंने कहा, तुम अपनी करनी भूल गए? जैसी करनी वैसी भरनी होती है। तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, मुझे एक एक पैसे का मोहताज बना दिया। इतने में वह कहने लगा, माँ, आपका काम अकेले कैसे चलेगा, हम भी देख लेंगे। माँ, देखना, एक दिन आपको भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी। उसकी माँ कावेरी जी कहती हैं, ऐसे औलाद से बेऔलाद होना ही अच्छा है। अगर मैंने तेरे पापा की बात मानी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। उनका मानना था कि जब तक हाथ में पैसा है तब तक दुनिया में तुम्हारी पूछ है। मैं ही उनकी बात को ना समझ पाई और तेरी मीठी मीठी बातों में आ गई। यदि तेरी ना सुनती कितना अच्छा होता, मुझे तेरे आगे मिन्नतें तो ना करनी पड़ती। इसीलिए अब मैं समझ गई हूँ कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, समझे? बहुत हुआ रोना धोना, बस घर खाली करो वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। लगाते रहना कोर्ट के चक्कर। अब कावेरी जी के अंदर आत्मविश्वास आ गया था। जो बेटे के सामने गिड़गिड़ाती थी, वहीं अब उनका बेटा आज गिड़गिड़ा रहा था। माँ, ऐसा मत करो, अब मैं आपका पूरी तरह से ख्याल रखूँगा। पर उनके ऊपर कोई असर न हुआ। बेटे बहू को निकाल दिया। इस तरह उन्हें अपना घर वापस मिल गया और बेटे को घर खाली करके जाना पड़ा। इस बार कावेरी जी धोखा खाकर मुंह के बल गिरना नहीं चाहती थी। अब वह सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने मकान मालकिन की तरह रहने लगी। आधा मकान किराए से देने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानी भी नहीं हुई। दोस्तों, माँ को बेटे बहू क्यों बोझ मानते हैं? उन्हें छोटी छोटी ज़रूरत के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? जब बेटा का जन्म होता है तो माँ बाप जी जान लगा कर पालते पोसते हैं, जबकि वही बेटा माँ बाप को बोझ मानता है। आजकल बहुत कम घर ऐसे होंगे कि बेटा माँ पिता के चरणों में रहे, समर्पित भाव से उनकी सेवा करें। दोस्तों, आपकी मेरे इस रचना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।